वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं अरविंद को आज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद करियर क्लासेस पर। और आज हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस के पार्ट 5 को। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल अरविंद करियर क्लासेस को डाउनलोड नहीं किया वे अपने टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, जो भी हम क्लास की इन्फॉर्मेशन PDF वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। ओके माय डियर। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन वगैरह आप तक पहुंच सके। ओके माय डियर। और क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने अभी तक हमारी जो भी पुराने लेक्चर्स वगैरह मैंने आपको करा दिए हैं वो प्लीज़ पुराने लेक्चर को देख के आएँ। जब तक आप पुराने लेक्चर को देख के नहीं आएंगे तब तक आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर आपका नहीं होगा। ओके माय डियर। और क्लास को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट में जोरदार जयकारा लगा दें, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स। कि नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी दर्द ना देना उस खुदा की तस्वीर को, कभी दर्द ना देना उस खुदा की तस्वीर को, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको। तो शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक, लेट्स प्ले विथ कॉन्सेप्ट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर पट संधारित्र, उसमें क्या होता था कि दो प्लेट होती थी, एक पर पॉजिटिव चार्ज होता था, दूसरे पर निगेटिव माइनस का क्यू चार्ज होता था। उनके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता था और उस इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे हम क्या कहते थे, ई। अगर किसी भी बच्चे को उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है तो प्लीज़ मेरे भाई उस फॉर्मूले को कमेंट बॉक्स में स्पैम कर दें, जिससे कि मुझे पता चल सके कि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ वह आपको क्लियर हो भी रहा है या नहीं। क्योंकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट वगैरह अगर क्लियर नहीं होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। क्योंकि मैं जब पहले तो मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ नहीं रहा था, जब मैं आया हूँ तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा के जाऊँगा। ओके माय डियर। उसमें क्या होता था, तो जिन बच्चों को फटाफट, पहले तो मैं ये बताऊं कि जिन बच्चों को फॉर्मूला पता है वह फॉर्मूला तुरंत कमेंट बॉक्स में स्पैम कर दें। मैं देख रहा हूं कि काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, ई बराबर सिग्मा अपॉन एफ साइरन नॉट। बहुत बढ़िया बेटा। संजीव, अमन ठाकुर, अभिनव, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। इसी कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करती रहिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि दो प्लेट होती थी, जैसे इस पर प्लस क्यू चार्ज है और दूसरे पर माइनस क्यू चार्ज है। ओके माय डियर स्टूडेंट। और इनके बीच क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता था। आपको पुराना रिवीजन भी हो जाएगा इससे, ठीक है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, ई बराबर सिग्मा अपॉन एफ साइरन नॉट। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि जो दो प्लेटों के बीच का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होता था, ई बराबर सिग्मा अपॉन एफ साइरन नॉट। अगर बाई चांस मैं आपसे एक प्लेट का फॉर्मूला पूछूं तब आप क्या कहेंगे, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर एक प्लेट का फॉर्मूला तो हमें पता ही नहीं है। पर जैसे ही अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तब आप क्या बताएंगे, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एफ साइरन नॉट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। और इनके बीच की दूरी को क्या कहते थे हम, डी। और इनके बीच जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, प्लेटों का क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसे क्या कहते हैं हम, ए। तो आज उसी को बात करते हुए उसी पे मैं डिपेंडेंसी उसकी कराऊंगा, जब किस पे डिपेंड करता है और किस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन, निर्भरता, ओके। इसका फॉर्मूला क्या होता था, सी बराबर ए एफ साइरन नॉट अपॉन डी, जहाँ ए का है प्लेटों का क्षेत्र एरिया,
डी प्लेटों के बीच की दूरी, और सी क्या है कैपेसिटर, और एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक, जिसे हम के भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पहली कंडीशन क्या होगी हमारी, प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं सी डायरेक्ट प्रोपोर्शनली ए। अगर प्लेटों के बीच जो क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम बढ़ाएंगे तो वहाँ कैपेसिटर भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, देखो प्लेटों के बीच का एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, और कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा तो कैपेसिटर ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था जो कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज होती है वही कैपेसिटेंस की होती है, कैपेसिटर कैपेसिटेंस से ही बना है। ठीक है, नंबर 2 प्लेटों के मध्य दूरी पर C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो ये क्या होगा C डायरेक्ट प्रोपोर्शनली 1/d। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं अगर प्लेटों के बीच के एरिया को आप बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि अब इन्वर्सली होता है। अगर प्लेटों के बीच के एरिया को कम करोगे तो यह कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको जहाँ तक समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। चलिए फिर इसे रफ कर दूं मैं, क्योंकि टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है जो भी हम PDF वगैरह इसके सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट है हमारा वह है प्लेटों के मध्य माध्यम रखने पर C डायरेक्ट प्रोपोर्शनली एप्सिलॉन नॉट। ओके, अगर हम किसी भी प्लेटों के बीच किसी मीडियम रखते हैं तो वहाँ का ओबियसली के उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, जैसे वैक्यूम का C डायरेक्ट प्रोपोर्शनली एप्सिलॉन नॉट यह होता है। अगर वैक्यूम का C जैसे मीडियम का पूछ लूँ तो ये क्या होगा K गुना हो जाता है। ठीक है, पुराने जो वैक्यूम का होता है मीडियम का K गुना हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से एक फॉर्मूला में आपको बताया था जो K होता है वह क्या होता है CM/C, जहाँ CM बराबर मीडियम का कैपेसिटेंस और C बराबर वैक्यूम का कैपेसिटेंस। ओके माय डियर, अगर माध्यम रखने पर कैपेसिटेंस भी इंक्रीज कर जाता है। ओके माय डियर, और चौथा पॉइंट है जो हमारा वह है, और जो निर्भर किस पे नहीं करता है वह धातु की प्लेट पर निर्भर नहीं करता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं माय डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कप है। ठीक है, कप का साइज आपको पता है कितना बड़ा होता है। अब मैं कहूँ कि एक प्लास्टिक का कप है, दूसरा स्टील का कप है, तीसरा कॉपर का है, अदर किसी मेटल का है। आप माय डियर स्टूडेंट आप ये बताइए कि आप उसमें उससे ज़्यादा जो कप होता है उससे ज़्यादा आप चाहे उसमें डाल सकते हो, नहीं डाल सकते, क्योंकि भाई जो जिसका वॉल्यूम है आकार आयतन उसका निश्चित है, और आप उसके आकार आयतन से आप ज़्यादा नहीं भर सकते माय डियर स्टूडेंट। तो इसलिए प्लेटों के जो कैपेसिटेंस होता है वह धातु के प्लेट पर डिपेंड नहीं करता है।
ये चीज़ आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। जो कैपेसिटेंस होता है वह धातु पर डिपेंड नहीं करता है। कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन मेटल। ओके, अब बात करेंगे हम नोट पॉइंट पर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने अभी तक कमेंट बॉक्स में डिस्कस कुछ भी किया हो, प्लीज़ यार अब कोई भी डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने थोड़ी भी सी चूक कर दी तो आपके लिए वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ अब कोई भी कमेंट बॉक्स में कोई भी डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जो डीसी करंट होता है जब किसी कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटर से गुजरता है तो वह जो डीसी करंट होता है वो प्रतिरोध संधारित्र क्या होता है, जो डीसी करंट जब किसी कैपेसिटर से हम फ्लो कराते हैं तो उसका विरोध करता है। अब विरोध क्यों करता है, मैं आपको बता दूं, जो डीसी करंट होता है वो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, डीसी करंट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में फ्लो करता है। जैसे कैपेसिटर का इमेज कैसा होता है, ये होता है, जैसे ही हम इसमें से डीसी करंट को फ्लो कराएंगे तो ये यहाँ टकरा के, ये दो प्लेटी तो है मेरे भाई, मैंने आपको बता ही दिया था, एक ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज, जैसे ही हम इससे गुजारेंगे ये इसको नेगलेक्ट कर देगी और डीसी करंट वापस आ जाएगी, ये कभी कैपेसिटर से नहीं निकल सकता। जबकि एसी करंट क्या होता है, एसी करंट को हम फ्लो कराएंगे तो वह एक अल्टरनेट सीक्वेंस में फ्लो कर जाता है, ठीक है। और इसकी कंडीशन में विद प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि डीसी करंट क्यों वापस, यानी कि डीसी जो कैपेसिटर होता है वह डीसी करंट को वापस कर देता है, जबकि एसी करंट को सरलता से प्रवाहित होने देता है। इसकी डेफिनेशन में लिखा देता हूं आपको। संधारित्र डीसी का विरोध करता है, जबकि एसी को सरलता से प्रवाहित होने देता है। ओके, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आपको मैं बता दूं, जो कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस यानी कि धारीय कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस यानी कि धारीय प्रतिरोध क्या होता है, कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस यानी कि धारीय प्रतिरोध, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, XC बराबर 1/ओमेगा C, ठीक है। जहाँ ओमेगा बराबर क्या है, ओमेगा बराबर 2πf और f का है फ्रीक्वेंसी। डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्या किसी बच्चे को पता है? जिसको पता है तुरंत कमेंट बॉक्स में नोट डाउन कर दे। डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वह 0 होती है, ठीक है। जो डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है वह क्या होती है, 0 होती है। अब जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी डीसी का जहाँ एफ का मान, जहाँ पे आपको बता दूं XC बराबर 1/2πfc, एफ की जगह जैसे ही आप जीरो यहाँ पे पुट करेंगे जैसे क्या हो जाएगा, XC बराबर इनफाइनाइट। जो डीसी का मान होता है वह इनफाइनाइट होता है, इसलिए जो कैपेसिटर है उसका विरोध करता है। जबकि एसी का जो फ्रीक्वेंसी होती है वह लगभग 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। इसलिए जो एसी करंट होता है वो आसानी से उसमें प्रवाहित हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको जहाँ तक समझ में आ गया होगा और उम्मीद करता हूँ कि अब कोई भी डाउट्स वगैरह आपका
नहीं रहा होगा, ठीक है। और अगर कोई भी आपका डाउट बचता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आपका अभी भी कोई डाउट बना हुआ है। भाई मैं एक नहीं 10 बार आपको समझा सकता हूँ, जब तक आपको क्लियर नहीं होगा। हमारा पर्पज़ क्या है, आपको समझ में आना चाहिए। हमारा पर्पज़ ये नहीं है कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आए, बताया और चले गए। हमें पता है कि बच्चे की नॉलेज क्या है और क्या नहीं है। और कोविड की वजह से वैसे भी अभी सबसे ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स लाइफ को प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डायरेक्ट ही प्रमोट होके आए हैं, उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी